नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट हिंदी और एलडी ग्रेड परीक्षाओं में इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मटेरियल आपको इसी में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कब? 1886 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था इनका काशीबाई, पिता का नाम था इनका सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, सेठ रामचरण गुप्त इनके पिताजी का नाम था। गुरु कौन थे इनके? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु थे। उपनाम मधुप और दद्दा। ठीक है, मधुप उपनाम से ये कविताएं किया करते थे और दद्दा भी इनका क्या है? उपनाम है। ठीक है, इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि कहा है। ठीक है, याद रखना कि पूछा जाएगा कि इनमें से किसने अपने आप को कौटुंबिक कवि कहा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने। या दद्दा या मधुप किसका उपनाम है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त का। इनको पद या उपाधि के राष्ट्र कवि की इनको उपाधि मिली थी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ठीक है, किनको? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। और जो राष्ट्र कवि की उपाधि है, महात्मा गांधी ने इनकी रचना भारत भारती लिखने पर इनको क्या दी थी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। याद रखना, 1912 की ये रचना है इनकी, कौन सी? भारत भारती। और इसको लिखने पर इन महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और पुरस्कार या सम्मान देख लेते हैं, इनको कौन सा मिला? तो पद्म भूषण इनको मिला है भारत सरकार द्वारा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार 1954 में। याद रखना इसको। साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी इनको मिली और मंगला पारितोष पुरस्कार भी इनको दिया गया। किस रचना के लिए? साकेत काव्य रचना के लिए इनको 1932 में। साकेत की रचना कब हुई थी? 1931 में। और मंगला पारितोषिक इनको पुरस्कार दिया गया था 1932 में साकेत रचना के लिए। और साकेत की नायिका हैं उर्मिला और नायक हैं कौन? लक्ष्मण। ठीक है, इसको याद रखना कि ये नायिका प्रधान काव्य है इनका, कौन सा? साकेत। और इसकी रचना कब हुई थी? 31 में। इसको जो मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था 1932 में। और ये बहुत ही अच्छी रचना है इनकी। उर्मिला इसकी नायिका हैं। ठीक है, याद रखना। खड़ी बोली की प्रथम रचना पूछी जाए तो इनकी हेमंत है। हेमंत इनकी खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना है। और इनको हरि गीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। हरि गीत का छंद का बादशाह किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को हरि गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रंग में भंग ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और ये क्रम से हैं तो इनको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्रम से भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी इनको पूछ लिया जाता है। तो रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, ये क्या है? खंड काव्य है। भारत भारती 1912, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है 1912 में। और इसको लिखने पर महात्मा गांधी ने इनको क्या? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती के लिए। ठीक है, ये 1912 में। ये 3 खंड में विभक्त है। ठीक है, इसको याद रखना। ये कितने खंड में है? 3 खंडों में है भारत भारती रचना। पंचवटी जो कि लक्ष्मण पर आधारित है, इसके जो केंद्रीय पात्र हैं वो क्या कौन है? लक्ष्मण है। इसकी रचना हुई थी 1925 में। झनकार 1929 में। साकेत 1931 में। इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। यशोधरा 1932 जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य है। इसको याद रखना कि ऑप्शन में आ जाएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी से संबंधित इनका खंड काव्य कौन सा है? तो वो है यशोधरा। ठीक है, और द्वापर 1936 ये भी इनका खंड काव्य है। जय भारत 1952 और इसमें कितने हैं? 47 खंड हैं। ठीक है, जय भारत 1952 ये इनकी रचना है और इसमें 47 खंड हैं। विष्णुप्रिया की रचना हुई थी कब? 1957 में। ठीक है, विष्णुप्रिया याद रखना सबसे बाद की इनकी रचना है। इन क्रम में अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखना कि विष्णुप्रिया जो है वो 1957 की रचना है। एक बार और देखते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931, इसमें 12 सर्ग हैं। यशोधरा 1932 ये गौतम बुद्ध की पत्नी के चरित्र पर आधारित है। और द्वापर 1936 खंड काव्य है। जय भारत 1952 इसमें 47 खंड हैं। विष्णुप्रिया 1957। ठीक है, ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्होंने देखिए 3 नाटक भी लिखे हैं, तिलोत्तमा
और चंद्रहास और अनक। अनक नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिलोत्तमा भी और चंद्रहास भी, इनके तीनों नाटक पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ये किसके नाटक हैं। तो आप इनको याद रखना कि तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनक नाटक किसके हैं, मैथिली शरण गुप्त के हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। हम कौन थे क्या हो गए और हम क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भारत भारती की पंक्ति है, इसको याद रखना। कौन सी ये पंक्ति, कि हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। अब नेक्स्ट पंक्ति है इनकी, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये है किसकी पंक्ति, ये यशोधरा की पंक्ति है, इसको याद रख लेना। और ये पूरे जो पॉइंट थे ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित थे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको ज़रूर समझ के पढ़िएगा और इनको याद करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।